तो बच्चों, ये रहा आपका क्लास 12th जेक बोर्ड मैथ्स पेपर का आपके एग्जाम का लास्ट वीडियो। आप सबों के बीच इस वीडियो में फाइनली एंड करेंगे और एक बात बताना चाहेंगे, जब एग्ज़ाम में आप बैठिए तो अपने दिमाग में ज़्यादा प्रेशर लेकर के नहीं बैठिएगा, ठीक है। जो हमें आता है हम उसको बनाएंगे। जब इस पेशेंस से बनाइएगा तो आप जितना भी पढ़े हैं या भूल रहे हैं वो सारी चीज़ें याद आने लगती है। आप लोगों को सबसे पहले 5 मार्क्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद 3 मार्क्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसके बाद 2 मार्क्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करें। जब इन प्रॉब्लमों को सॉल्व कीजिएगा तो 30 में से 10 ऑब्जेक्टिव आपका इसी प्रॉब्लम से आने वाला है जो आप बनाइएगा, ठीक है। तो 20 ही ऑब्जेक्टिव आपको सोचना पड़ेगा, तो समय आसानी से बचेगा, ठीक है। एकदम आराम से साफ साफ, और आपका जो एग्ज़ाम में जो पेपर में लिखना पड़ता है उस पेपर लिमिट रहता है, आपको एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा। जब एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेगा तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम कितने साइज में अपने लेटर को कितना साइज में लिखेंगे जो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। पेज बच जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घटना नहीं चाहिए। और टाइम को हमेशा देखते रहिएगा। मेरा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। हम जितना भी चीज़ें बताए हैं, अगर वो सारी बातों को याद रखते हैं तो एक बात बताएंगे बच्चों कि एग्ज़ाम में उसी कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम आने वाला है। अब ये नहीं बोलिएगा कि सेम टू सेम। जब आप एग्ज़ाम दे करके आइएगा तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलने के बाद आप क्वेश्चन को क्लिक करके तुरंत हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, जिससे हम आपका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन आपके बीच तुरंत प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। तुरंत आंसर की देंगे लाइव आकर के, ठीक है बच्चों। तो चलिए, आप लोगों का लास्ट वीडियो जो आप बोले थे डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी, हम दोनों से रिलेटेड, यानी इस लास्ट क्लास में 10 नंबर आपका फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, समय वेस्ट नहीं करते हैं और आपको एकदम आसानी से, एकदम ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। मेरे बातों को ध्यान रखिएगा तो आसानी से सॉल्व होगा बच्चों, ठीक है। आइए, डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम लिमिटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोलता है क्या हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है हमारे पास? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखा रहेगा dy/dx का टर्म और उसको सॉल्व करने बोलेगा, और लिखा रहेगा अवकल समीकरण, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, आइए मेरे साथ देखिए एकदम ध्यान से। क्या है? x dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 10y/x। तो देखिए, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहला बात, आप dy/dx को फ्री करें, एकदम अकेला होना चाहिए। तो बट dy/dx के साथ x मल्टीप्लाई है, तो आप x को इस साइड भेज दें तो क्या आपको दिखाई देगा, dy/dx इज इक्वल टू y माइनस 10y/x बाई x दिखाई देगा। अब देखिए एक और तरीका, जब हमारा प्लस माइनस में और डिवाइड में टर्म दिखाई देगा तो आप याद रखिएगा सबसे अधिक चांस होता है होमोजीनियस में जाने का। होमोजीनियस में क्या कहता है, हर एक टर्म का पावर हमारा सेम होना चाहिए। न्यूमरेटर के हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म का पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ y पे पावर कितना है 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी सारे टर्म का पावर क्या है, सेम है। सारे टर्म का पावर सेम है। होमोजीनियस में गया। दूसरा होमोजीनियस में जब आप डिपेंडेंट फंक्शन देखते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और जहां पर x होता है, अगर उस x के जगह पे y/x अगर आपको दिख जाता है, उस x के जगह पे 10x होता है लेकिन x के जगह पे आपको y/x दिख जाता है, तो ये दिमाग नहीं लगाना है, सीधा बोलना है भाई ये होमोजीनियस में ही जाएगा। किस में जाएगा? होमोजीनियस में ही जाएगा,
क्या बोले, फिर से सुनिए। अगर कोई डिपेंडेंट फंक्शन जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सबके साथ x रहता है वेरिएबल के जगह पे, लेकिन उस वेरिएबल के जगह पे अगर y बाई एक्स दिख जाता है तो ये बात आप दिमाग में डाल लीजिएगा कि सर ये होमोजीनियस ही है, किसी और में जाने वाला नहीं है, किसी और दूसरे में जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पावर भी हर एक टर्म का सेम है, इसलिए होमोजीनियस में है। और डिपेंडेंट फंक्शन में वेरिएबल के जगह पे y बाई एक्स दिख गया, इसीलिए हमारा होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस फंक्शन में क्या करते हैं, जब y बाई एक्स रहता है या dy बाई डी एक्स रहता है तो हम वहाँ पर पुट करते हैं y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं ये। अब देखिए x भी हमें मालूम है, y भी मालूम है, तो अपने मन से क्या आया है v ना, तो हम यहाँ से v को फ्री कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। क्या हो जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू y बाई एक्स। आप फ्री करके रख लीजिएगा। अब जिसको पुट किए हैं उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा। डिफरेंशिएशन एकदम 10 नंबर इस क्लास से क्लियर कीजिए, लास्ट वीडियो है, और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और आपका एग्जाम कैसा गया जरूर आप मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। ये मेरा लाइव जो हमने आप लोगों के बीच YouTube पे सारा जेक बोर्ड का ये फर्स्ट टाइम हमने पढ़ाया, फिर नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा और 11th को भी पढ़ाएंगे। ये मेरा फर्स्ट साल का एक्सपीरियंस है जो हम पढ़ा रहे हैं YouTube पे, ठीक है, आप लोगों के बीच। और अगले साल तो और इससे भयंकर आने वाला है और इससे भी ज़बरदस्त आएगा, और इसमें इंपॉर्टेंट सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपका एग्ज़ाम आपसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं, आप अगर एक मैसेज करके बताइएगा सर कैसा गया एग्ज़ाम, हमें बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। बच्चों इस बार इग्नोर ना करें, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए या ख़राब जाए, जैसा भी जाए, ख़राब तो जाएगा नहीं। अगर मेरे हर एक क्लास को आप अच्छे से देखे हैं तो देखिएगा कोई भी ऐसे टीचर नहीं होंगे जो हम बताए होंगे और उसमें से प्रॉब्लम ना हो, एकदम फिक्स है। हर एक चीज़ को डिटेल से बताएं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो पूरा दिए हैं, ठीक। चलिए इसको देखिएगा और बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। बच्चों एक मैसेज एकदम एग्जाम दे करके, और बिंदास माइंड से जाना है, कोई प्रेशर फील नहीं करना है, रात में बिंदास सोना है, सुबह उठना है, अरे ये वो दिस दैट दिमाग में कुछ नहीं, चिल, अरे मैथ ही तो है, इसको तो हवा उड़ा देंगे, ऐसा फील करके जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए x, यहाँ से कौन बाहर, x बाहर, तो v का dv बाई डी एक्स प्लस इस बार v बाहर, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u इंटू वी का, v बाहर u का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का डिफरेंशिएशन, x का x के रिस्पेक्ट में 1। क्लियर है। यहाँ y बाई एक्स दिखा, dy बाई डी एक्स था, तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दिए होमोजीनियस के लिए। किसके लिए, होमोजीनियस। कैसे पहचाने होमोजीनियस बच्चों, क्योंकि डिपेंडेंट फंक्शन में वेरिएबल के जगह y बाई एक्स था, तो हम दूसरा दिमाग नहीं लगाए, ठीक है। चलिए अब जैसे निकाल लिए तो बताइए यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना था हमारे पास, हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू था y माइनस 10 y बाई एक्स बाई एक्स था ना बच्चों ये। अब आइए जरा ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताइए, यहां पे निकाल के रखे, x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू y इज इक्वल टू वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स माइनस 10 y बाई एक्स इज इक्वल टू v, y बाई एक्स इज इक्वल टू v, तो यहाँ पे y बाई एक्स के जगह पे v बाई एक्स। यहाँ कुछ छूटा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, एक चीज एकदम छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर x छूटा हुआ है, यहाँ पर x होगा बच्चों,
यहाँ पर x होगा, एकदम x होगा, विदाउट x ये बनने वाला नहीं है। यहाँ भी x होगा और यहाँ भी x होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक बार फिर से लिखते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन में। क्या होगा, ये x है, यहाँ पर x होगा तो ही बनेगा। तो y के जगह पे बताइए, y इज इक्वल टू भी एक्स माइनस एक्स टेन, y बाई एक्स के जगह पे भी बाई एक्स हो गया बच्चों। आइए उसके बाद x डी भी बाई डी एक्स प्लस भी इज इक्वल टू, x कॉमन आएगा तो भी माइनस टेन भी बाई एक्स, ये x कैंसिल होगा तो मिलेगा x डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए फिर से भूल गए, प्लस भी इज इक्वल टू भी माइनस टेन भी, ये प्लस भी कैंसिल। क्या कर रहे हैं हम, कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन। होमोजीनियस देखे, हम देखे y बाई एक्स है तो y इज इक्वल टू भी एक्स पुट कर दिए, v को फ्री किए, डिफ्रेंसिएशन किए, dy बाई डी एक्स के जगह पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट किए, y के जगह पे y का वैल्यू पुट किए, y बाई एक्स के जगह पे y बाई एक्स का वैल्यू पुट करके क्या कर रहे हैं, सॉल्व भी तो कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं, सॉल्व भी तो, प्रेशर फील नहीं, एकदम सिंपल। ये लॉजिक समझना है, पुट करना है, बन गया। एकदम ऑब्जेक्टिव बताएं आपको, x डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन भी। अब देखिए, अब जैसे सॉल्व कीजिएगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल में चला जाएगा, डी भी के साथ भी वाला टर्म आ जाएगा और dx के साथ x वाला टर्म आ जाएगा। सर देखिए कैसे, आइए मेरे साथ देखिए कैसे। ये देखिए, ये db है, टेन भी को इधर ले आइए, टेन भी को, तो 1 बाई टेन भी के साथ db आएगा, इधर है माइनस, ये dx डिवाइड है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के डिवाइड होगा, x मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, dx डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो गया, टेन भी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया। तो देखिए डी के साथ v का टर्म आया और dx के साथ x का टर्म आया कि नहीं आया। यही चीज हम बोले, क्या बताएं आपको कि सिंपल सा चीज है बच्चों, क्या, वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस जो बनता है ना, फाइनली वेरिएबल सेपरेबल में ही बनता है। अगर आप होमोजीनियस समझ रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेबल समझ रहे हैं। क्यों, वेरिएबल सेपरेबल भी क्या कहता है कि हम dx के साथ x वाले टर्म को लाएंगे और dy के साथ y वाले टर्म को लाएंगे, dx के साथ x वाले टर्म को लाएंगे और dy के साथ y वाला टर्म लाएंगे। ठीक है, यही काम यहाँ भी है, वहाँ y रहेगा। तो बोलिए 1 बाई टेन भी क्या होता है, कॉट भी डी भी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स। अब देखिए आ गया सारा। अब क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों, बोथ साइड। क्या कर दीजिए, बोथ साइड। जरा सा देखते कहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा सा हमें भी दिक्कत, हाँ ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना, प्रॉपर साइज भी ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जैसे आपका हो गया, अब कर दीजिए यहाँ पर क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, एकदम इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो बोलिए क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल में तो यही करना है, कॉट भी डी भी इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 बाई एक्स डी एक्स। तो बोलिए कॉट भी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स, बट एक्स 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 नहीं, भी है तो भी, माइनस 1 बाई एक्स का लॉग मॉड एक्स। अब कांस्टेंट जोड़ना है, ऐड करना है, ये भी लॉग, तो हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे लॉग के साथ c। तो क्या होगा बताइए, लॉग मॉड साइन भी प्लस लॉग मॉड x इज इक्वल टू लॉग c। होगा कि नहीं। और बताइए बच्चों, हम लोग क्या जानते हैं, जल्दी बताइए, लॉग m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n।
बोलिए log m इंटू एन, तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, log m इंटू एन इंटू साइन भी। बन गया सवाल। log c है, दोनों प्लस में है तो इंटू में लिख दिए, x को पहले लिख दिए। अब दोनों साइड से log नेग्लिजिबल हो गया तो क्या आएगा बताइए, यहां से x साइन भी इज इक्वल टू सी, और यहां लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, तो क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x साइन v का वैल्यू बोलिए तो v का वैल्यू यहां निकाल के रखे y बाई एक्स इज इक्वल टू सी। बोलिए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आपके लिए ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होमोजीनियस को पहचानने सीखे? सर मेन काम जानते हैं क्या है? ये पुट करके डिफरेंशिएशन करना। और सर जानते हैं दूसरा काम क्या है? dy बाई डी एक्स के जगह पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखना, y के जगह पे y का वैल्यू रखना, और रख करके हम तब तक सॉल्व करते हैं, एकदम होमोजीनियस में आएगा ही आएगा जब dv के साथ v का टर्म आ जाए और dx के साथ x का टर्म आ जाए, तब तक। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन का सारा फंडा आप जानते हैं। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया। आइए अगले प्रॉब्लम की ओर देखते हैं। एकदम आसान सा प्रॉब्लम मिलेगा। आइए यहां पर देखिए बच्चों मेरे साथ एकदम ध्यान से। क्या है हमारे पास? डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x log y बाई एक्स dy माइनस 2x dy इज इक्वल टू 0। तो पहले देखिए dy और dx पूरा मिक्स है, तो dy बाई dx को फ्री कीजिए, तो dy वाले टर्म को यही साइड छोड़ देते हैं, तो क्या मिलेगा, x log y बाई एक्स मिलेगा। चलिए dy है, dy से dy का टर्म कॉमन ही ले लेते हैं ना, dy से dy को कॉमन ही ले लेते हैं, माइनस 2x dy इज इक्वल टू, ये इसको उस साइड भेज देते हैं तो माइनस y dx, ये प्लस था तो ये हो गया माइनस। अब आइए यहां ध्यान से, अब dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस y बाय एक्स लॉग y बाई एक्स माइनस 2x। अब देखिए यहां पर एक काम एकदम ना माइंड से सोचिएगा। अब एक काम करते हैं, पहले रुकिए, इस माइनस को नीचे ले आए। जब इस माइनस को नीचे ले आएंगे तो माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो बोलिए क्या मिलेगा, ऊपर में y, इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई किए क्योंकि एक माइनस दिख रहा है, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, और प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस। अब यहां पर लॉजिक सुनिए। अब यहां पे हर एक टाइप का होमोजीनियस आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसीलिए हम हर एक टाइप का, दोनों टाइप का बता रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनिए। अब जैसे यहां पर हमारा 2 टर्म आ गया। अब देखिए यहां पर ध्यान से, ये dy बाई डी एक्स पूरा कहानी हो गया, हुआ या नहीं हुआ बता दीजिए। जैसे ये पूरा कहानी हो गया, अब देखिए यहां पर एक एक चीज को देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा। हम सारा चीज आपके बीच रख रहे हैं, ठीक है, सारे चीजों को आपके बीच। आइए मेरे साथ, ठीक है, हाँ, सब ठीक है। अब देखिए यहां y बाई एक्स दिख गया, बोलिए y बाई एक्स दिख गया। हम बिना कुछ चेक किए सारे टर्म का पावर, हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, होमोजीनियस है। डायरेक्ट क्या बोलेंगे, होमोजीनियस है। क्यों बोलेंगे डायरेक्ट होमोजीनियस है? क्योंकि देखिए y बाई एक्स दिख गया, और हम बताए थे log हमारा डिपेंडेंट फंक्शन है, और उस डिपेंडेंट फंक्शन में अगर वेरिएबल की जगह y बाई एक्स दिख जाता है तो बिना सोचे समझे बोलेंगे ये हमारा होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस है। तो बोलिए यहाँ dy बाई डी एक्स है, तो हम फटाक से यहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, और जैसे पुट करेंगे तो हम क्या बताएं, यहां से v को फ्री कर लीजिएगा, तो क्या मिलेगा, y बाई एक्स। एकदम देखिए क्लियर हो गया।
अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या हो जाएगा आपका, x बाहर, v का dv बाई डी एक्स, सारे क्वेश्चन में एक जैसा, फिर v बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1, एकदम एक जैसा। बोलिए पिछला प्रॉब्लम में भी यही काम किए थे कि नहीं, अब भी वही। उसके बाद dy बाई डी एक्स को लिखेंगे, लिखिए dy बाई डी एक्स को, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, y बाय 2x माइनस x लॉग y बाई एक्स, लिख दिए जो दिया था। अब आइए सबके जगह पे वैल्यू, dy बाई डी एक्स के जगह पे फिक्स x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस भी, बोलिए dy बाई डी एक्स के जगह पे, ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है दोस्त, vx होल डिवाइडेड बाई 2x माइनस x लॉग y बाई एक्स इज इक्वल टू कितना है, v। तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, x dv बाई, अब कैलकुलेशन, अब कैलकुलेशन कुछ नहीं, vx होल डिवाइडेड बाई, बताइए यहां से x कॉमन आएगा तो 2 माइनस लॉग भी, x और x कैंसिल, तो बताइए यहां से क्या मिलेगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v बाई 2 माइनस लॉग भी प्लस भी उस साइड चला गया तो माइनस भी, कुछ नहीं है तो 1। आइए अब अगला कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस भी को हमने उस साइड भेज दिया। आइए इधर से फिर से बताइए, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 माइनस लॉग भी, क्या एलसीएम आएगा, 2 माइनस लॉग भी, और यहां से क्या आएगा, v माइनस v इंटू 2 माइनस लॉग भी, आएगा ये, बताइए पूरा क्या, 2 माइनस लॉग भी, v माइनस v इंटू 2 माइनस लॉग भी, तो क्या हो जाए, कैलकुलेशन हम पहले बता चुके हैं, आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। dv बाई डी एक्स, बोलिए v माइनस 2v प्लस लॉग भी बाय 2 माइनस लॉग भी, कहीं क्वेश्चन में तो फिर से गड़बड़ी टाइप तो नहीं कर दिए थे ना, कहीं गलत नहीं लिखा, वाई डी एक्स, एक्स लॉग वाई बाई एक्स डी वाई माइनस 2x डी वाई, हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। अब बताइए यहां से क्या होगा, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2b में एक पहले प्लस लॉग भी लिख देते हैं, लॉग भी माइनस 2b में एक b को ऐड करेंगे तो माइनस b बाय 2 माइनस लॉग भी। आ गया बच्चों, बताइए यहां से फटाक से, आया या नहीं आया बता दीजिए, तुरंत बताइए, फटाफट बताइए, लेट नहीं करना है एकदम। अब बताइए केवल भी का टर्म है, फटाक से इसको इस साइड भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा बोलिए, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होगा, ये हो गया। बोलिए यहां से हमको, और इधर से बताइए क्या होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स। एक बात बोले, अच्छा ठीक है चलो ना, अगर हम कुछ और कर देते तो क्या आसान होता, ऊपर 2 टर्म पलट देते तो डी एक्स बाई डी वाई होता, चीज तो वही आता, चलो ठीक है, यहां तक हो गया। ओए डी बीच भूल गए,
ये dv है, यहां तक हो गया। अब देखिए dv के साथ v वाला टर्म और dx के साथ x वाला टर्म आ गया। अब बचा क्या, वेरिएबल सेपरेबल। अब इसका केवल और केवल क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। केवल और केवल इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप इसका इंटीग्रेशन कर दें और आंसर आ जाएगा। आप इसका क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, और इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी है इसका आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों बताइए, एकदम ध्यान से, ज्यादा प्रेशर फील नहीं करना है। आप देखिए आज ना एंजॉय कीजिए ना, आज एंजॉय कीजिए, आज प्रॉब्लम को देखिए, बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कि क्या हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिंदास होकर के बनाइए, बताइए एकदम बनेगा कि नहीं बनेगा। छोड़ दिए हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए। लीजिए हम 1 मिनट छोड़ देते हैं, सोचिए, आप सोच के बताइए। बताइए जल्दी बताइए, बनेगा कि नहीं बनेगा। एकदम आसान है। अभी तक नहीं बना है, अभी तक ये हाल है आप लोगों का, बिल्कुल देखते रहिए बनेगा या नहीं बनेगा। इस चीज़ों को ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, कि क्या है नहीं है इस चीज़ों का इंटीग्रेशन। बोलिए क्या बनेगा या नहीं बनेगा। सिंपल सा चीज है बच्चों, क्या है, इंटीग्रेशन है। और ये इंटीग्रेशन को अगर आप फोकस कीजिए तो क्या दिखाई देगा, क्या होगा, ये सारा चीज आपके हाथ में है, कहीं और नहीं है। बनेगा या नहीं, मेन चीज हमें क्या समझाना था, ये होमोजीनियस। उसके बाद तो हमारा जो इंटीग्रेशन होने वाला है, जो भी होगा इस इंटीग्रेशन को तो सॉल्व करना तो आपका काम है। जो आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बस इसको सॉल्व करें, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ इसको क्या करें, इंटीग्रेशन। बट एक सेकेंड, ऊपर भी लॉग भी नीचे भी लॉग भी, डेरिवेटिव भी तो नहीं मिल रहा है, ऊपर 2 टर्म नीचे 2 टर्म ना, क्योंकि लॉग भी का तो हम इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको भेज दिए 2x x log y बाई एक्स, फुट किए आया नहीं। हम अभी बोले थे थोड़ा देर पहले, कहीं एक्सप्रेशन में तो प्रॉब्लम नहीं ना है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमें लगता है यहाँ पे होगा y और यहाँ होगा x बाई वाई। क्या होगा, x बाई वाई, तब बनेगा। खैर कोई बात नहीं है। आपको होमोजीनियस समझ में आया कि नहीं। इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है दोस्त। क्यों, क्योंकि लॉग भी देखो दोनों में आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और 2 टर्म है। और लॉग भी का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। बट होमोजीनियस में ब्रेक करने के लिए सीखे कि नहीं, ये बताइए कब इंटीग्रेशन। अब इसके बाद जैसे सेपरेट हो गया, अब इसका हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, थोड़ा एक्सप्रेशन प्रॉब्लम है, दोनों में एक्सप्रेशन प्रॉब्लम आ गया। खैर कोई बात नहीं, सुधार दिए। आइए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ध्यान दीजिए फिर से, हमारे पास क्या है, पूरी तरह से फोकस कीजिएगा यहाँ पे। आपके बीच जो भी प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। आइए अब यहां देखिए, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ प्लस में y दिख रहा है ना, और y के साथ x का टर्म दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताएं कि नहीं कि डी वाई बाई डी एक्स, पहला काम रुकिए, पहले ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई उसको हटा देते हैं, पहला हटा दें। क्यों, क्योंकि हम बोले थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। चलिए बोथ साइड डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा, यहां से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 और y होगा, और प्लस 2 बाय, डिवाइड ही कर रहे हैं तो बोलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलिए एक इधर से, एक पहले से था और एक डिवाइड कर रहे हैं, तो होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के टर्म में है कि नहीं, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, वाई के साथ एक्स का टर्म है और ये भी एक्स का टर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लिखेंगे यहां पे, चूंकि दिया गया अवकल समीकरण
रेखिक अवकल समीकरण है, तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, y का जो हमारा गुणांक होता है उसको p बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, p बोलते हैं, ठीक है। एवं जो x का गुणांक, सॉरी, जो हमारा अकेला x का टर्म होता है इक्वल के उस साइड, उसको q बोलते हैं। लिख दिए। अब लिखने के बाद अब बताइए, सबसे पहले क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो बताइए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ p dx 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब बताइए, देखिए तो इस इंटीग्रेशन में नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है, नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है, एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0। तो जब नीचे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड नीचे वाला, लॉग मॉड नीचे वाला। अब बताइए, ई और लॉग खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, ई टू दी पावर लॉग है, पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अब आने के बाद लिखेंगे, अब इसका क्या निकालने बोल रहा है, हल। तो लिखेंगे अब नाउ रेखिक अवकल समीकरण का हल। आपको इंटीग्रेशन हम छोड़ेंगे, क्यों, अगर इंटीग्रेशन नहीं बन रहा है तो ये भी नहीं बनेगा, और अगर इंटीग्रेशन बन रहा है तो ये भी बनेगा। हम इंटीग्रेशन छोड़ेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन छोड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, कि आप सक रहे या नहीं सक रहे। बाकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लास्ट तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए, सब चीज बता देंगे कौन सा फॉर्म जाएगा, सिर्फ आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन आएगा तभी तो ये बनेगा, अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो क्यों ये बनेगा। और इंटीग्रेशन आपको आता है तो ये भी बना लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया ये बता दीजिए हमें। चलिए यहां तक हो गया। अब आते हैं, आने के बाद हाँ क्या हो गया, ये हो गया। तो क्या लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये हो गया क्या, किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का फॉर्मूला। क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये क्या हो गया, फॉर्मूला। तो बताइए यहां से फॉर्मूला से क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है दोस्त हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू कितना है हमारे पास बच्चों, 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो बोल एक और एक कैंसिल हो जाएगा, तो जैसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब यहां देखिए, हम इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अब खुद बनाना है 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ये पढ़ो ए स्क्वायर dx। हमें नहीं आता है फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला आता ही नहीं है बच्चों। आप इसका फॉर्मूला यहां पर इंटीग्रेशन का लगा दीजिए, सॉल्व हो गया। ए का काम कौन कर रहा है, 1, और x का काम खुद कौन कर रहा है, x। आप यहां पे HW क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आज सिर्फ इसका इंटीग्रेशन, हम फॉर्मूला भी लिख दिए और बता भी दिए कि 1 बाई एक्स का काम x कर रहा है और 1 का काम, सॉरी a का काम 1 कर रहा है। तो ये चीजें आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन हम इसीलिए छोड़ रहे हैं, कल एग्जाम है। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं तो क्यों इसको बनाइएगा, बनाइएगा ये क्यों, छोड़ देना इसको। और जिसको इंटीग्रेशन आता है वो बनाएगा, रट के तो मैथ्स में चलने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चिपका दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर एकदम मजे के साथ पढ़िए। आइए यहां पर हमारे पास इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बोला गया है। क्या बोला गया है बताइए,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। आ गया। पहले dy बाई डी एक्स को हम फ्री करेंगे। पहले हम dy बाई डी एक्स को फ्री करेंगे, चाहे कुछ भी हो। तो क्या मिलेगा? 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हो गया? बताइए। अब देखिए ये फिर से होमोजीनियस में आया। कैसे? अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, प्लस माइनस है। अब पावर चेक कीजिए। देखिए यहां पे एक्स वाई नहीं, सेम नहीं, पावर को ऐड करना जब मल्टीप्लाई में रहेगा। 1 1 2 पावर। अब ये नहीं बोलिएगा कि सेम नहीं है सर वेरिएबल। 1 1 कितना हो गया? 2 पावर। 1 और 1 कितना पावर हो गया इस टर्म के साथ? 1 1 2 पावर। चलिए 2 पावर। यहां भी कितना पावर? 2। यहां भी कितना पावर? 2। तो सारे टर्म के साथ 2 2 पावर हो गया। फिर से सुनिए, x पे पावर 1, y पे पावर 1, 1 1 2 पावर। बोलिए न्यूमरेटर में कितना पावर हो गया? 2 पावर। डिनोमिनेटर में हर एक टर्म पे पावर 2 होना चाहिए। 2 2 मिला कि नहीं मिला? दैट मीन्स ये कैसा है? होमोजीनियस है। कैसा है ये? होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि यहां भी एक पावर, यहां भी एक पावर, 1 1 2 पावर, यहां भी 2 पावर, यहां भी 2 पावर, यानी सारे टर्म का पावर हमारा क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसलिए होमोजीनियस है। तो जब होमोजीनियस है, डी वाई बाई डी एक्स है, तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, और यहां से v को फ्री करेंगे y बाई एक्स। बनाने का तरीका सेम। इसका अब हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? डिफरेंशिएशन। बोलिए y का डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू x बाहर, v का डी वी बाई डी एक्स प्लस v बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में 1। लिख दिए। प्रॉब्लम सॉल्व है एकदम वही तरीका, कोई अलग नहीं। देखिए आप यहाँ पे पुट करते हैं, सेम कंडीशन है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स मिला था, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2xy बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आ गया? आइए मेरे साथ। अब बोलिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू जल्दी बताइए। एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाई 2x, वाई के जगह पे भी एक्स, वाई इज इक्वल टू भी एक्स। फिर बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई पे स्क्वायर है, तो बोलो भी एक्स का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब बताइए यहां से एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस भी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर भी बाय एक्स स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई तो दोनों के साथ स्क्वायर। और फिर बोलिए x, सिर्फ हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी प्रेशर कुछ नहीं डालना है। जो आपका कैलकुलेशन का तरीका है करते जाइए। एक्स स्क्वायर ऊपर से हम निकाल लेते हैं बाहर, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर को निकाल लेते हैं बाहर। बोलिए कैंसिल हो जाएगा? कहीं एक्स के साथ नहीं जाता। ये आ गया। तो जैसे आ गया तो बताइए क्या मिलेगा? एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v बाय 1 माइनस भी स्क्वायर प्लस माइनस भी। अरे भी क्यों आ जा रहा है? अच्छा आने देना, सब सॉल्व होगा। चलो देखो यहां से क्या बात है, हम इसको जल्दी में बनाने के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिए हैं क्या? तो क्या मिलेगा यहां से? कुछ नहीं तो एलसीएम 1 माइनस भी स्क्वायर 2v माइनस भी इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब ये हो जाने के बाद सॉल्व करते हैं यहां से। x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v माइनस भी प्लस भी क्यूब बाई 1 माइनस भी स्क्वायर। आ गया? बताइए
इंटीग्रेशन तो आपसे करवाएंगे हम, कुछ नहीं, हमको तो काम नहीं है इंटीग्रेशन का। हम आपको होमोजीनियस सिखा रहे हैं, इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा। 2b में b गया, b सब चीज बता देंगे, b प्लस v क्यूब बाय 1 माइनस v स्क्वायर। आ गया बच्चों, आया कि नहीं आया? अब जैसे ही ये टर्म आ गया तो बोलिए dv के साथ v वाला टर्म को भेज देंगे और dx के साथ x वाले टर्म को। तो क्या ये भाग है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। इधर बोलिए ये x है तो 1/x हो जाएगा और ये dx है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। एकदम सेम प्रॉब्लम बनाना है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। बताओ 1 माइनस भी स्क्वायर, बोलिए भी और भी क्यू से भी को कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होगा कि नहीं? तो आप इसको क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिखिएगा एकदम ध्यान से, क्या इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करना है ना, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा। इसका तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट जानते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखिए ये फैक्टर के फॉर्म में है और मल्टीप्लाई है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा, 1 माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, वो रुक जा, इसको सपोज कर लीजिएगा I1 1 माइनस भी स्क्वायर बाय v इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी। इसका इंटीग्रेशन करना है तो या इसको लिखिएगा, क्या ध्यान से देखिए, आपको बताएं सारा चीज, 1 माइनस भी स्क्वायर बाय, हम सारा चीज बता दे रहे हैं, आपको केवल इंटीग्रेशन करना है। पहले फैक्टर के लिए a बाई भी प्लस, यहां देखिए भी पे स्क्वायर है, एक साथ दो कांस्टेंट बी भी प्लस सी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ए का, बी का और सी का वैल्यू निकालना है और इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन 7.5 का है, फिर से इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ रख दीजिए, अपने आप आंसर आएगा, अपने आप आंसर आएगा, रख दीजिएगा अपने आप आएगा। ये आपका काम है, हमें केवल काम है समझाना, तो हमने समझा दिया इसको, कोई दिक्कत। और एक चीज देखते हैं, और आसानी से कहीं जा सकता था क्या, इसको इधर भेज देते हैं, 2xy तो y बच जाता, नहीं ठीक है, यहां से आपका ठीक है, और कुछ नहीं देख लेते हैं, एक और आसान तरीका देखिए क्या, अगर बन जाए तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy, x स्क्वायर बाई 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy, तो ये x कैंसिल होगा, ये y और y, अगर 1/2 भी माइनस v/2 नहीं होगा, ठीक है, बनाइए उसी से आप लोग, इसका केवल इंटीग्रेशन कीजिएगा, 7.5 से होगा, ये हमारा फैक्टर फॉर्म है, फ्रैक्शन फॉर्म में बना लीजिएगा इसको। चलिए अगले, आपको होमोजेनियस समझाए। हाँ, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, एग्जाम में ना इजी सब क्वेश्चन आएगा, एकदम आसान सा। आपको मेन चीज ना होमोजेनियस को समझना है, मेन क्या समझना है, होमोजेनियस को। हम हड़बड़ी में क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर कर दिए हैं, एक दो क्वेश्चन को, बट आपको ना मेन चीज होमोजेनियस में कैसे करना है, इंटीग्रेशन तो आपका चीज है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को बनाते हैं। इंटीग्रेशन आपका काम, हम केवल पकड़ने के लिए सिखाएंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म में है। 1/x स्क्वायर dy/dx प्लस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। पहला काम dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई उसको फ्री करेंगे, तो dy/dx के साथ ये फ्री हो जाएगा क्योंकि इससे हम डिवाइड कर दिए, प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर बताइए यहाँ से क्या बचेगा y, और यहाँ क्या मिलेगा tan इनवर्स x बाय
1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको क्या कर दिए हैं, डिवाइड। अब जैसे डिवाइड किया ना, तो देखो ये कौन से फॉर्मेट में है, तो ये फॉर्मेट तुमको दिखाई देगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में। dy बाई डी एक्स, p और q x का फंक्शन या कांस्टेंट होगा, तो p और q दोनों यहाँ x का फंक्शन है और साथ में y है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण है, given differential equation is linear differential equation, then p is equal to, p का काम कौन कर रहा है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q का काम कौन कर रहा है, tan इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर। आइए तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx e टू दी पावर p का वैल्यू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू e टू दी पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x लिख दिए। लिखेंगे नाउ, अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। बोलिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e टू दी पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है बच्चों, tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q का वैल्यू कितना है, e टू दी पावर tan इनवर्स x dx। और इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे, डिपेंडेंट फंक्शन में वेरिएबल के जगह x चाहिए, तो e टू दी पावर होना चाहिए x, वहाँ पे क्या दिख गया, tan इनवर्स x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, और इंटीग्रेशन का काम आपका। अगर इंटीग्रेशन बनेगा तो ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, अगर इंटीग्रेशन नहीं बनेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है बताइए, dy बाय डी एक्स प्लस वाई tan x इज इक्वल टू सेक x, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। dy बाई डी एक्स, देखिए यहाँ पे x के टर्म के साथ y है और इधर भी x का टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, दिया गया अवकल समीकरण रेखिक अवकल समीकरण है। तो क्या क्या लिखने लगे हम, गड़बड़ा गए। P इज इक्वल टू वाई का गुणांक tan x, Q इज इक्वल टू सेक x। निकालेंगे क्या पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ P dx, इंटीग्रेशन ऑफ tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x, e टू दी पावर log खत्म तो केवल sec x निकल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे नाउ,
सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक x, q का वैल्यू कितना है भाई, q का वैल्यू है सेक x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू भी कितना है सेक x, y इंटू सेक x इज इक्वल टू सेक x इंटू सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या होता है 10x। तो चलिए सस्ता है, हम बना देते हैं 10x और प्लस c, आ गया एकदम होमोजेनियस। और क्या बोलता है इसका, एक क्वेश्चन हमारे पास कम था ना, अगर एनसीईआरटी का बनाते ना, समय कम होने के कारण हम 4 क्वेश्चन आपको पहले करवा दिए थे, इसीलिए कि वो फोकस 4 क्वेश्चन में रहे, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन से 20 मार्क्स आ जाए, इसीलिए हम आपको 4 क्वेश्चन करवा के छोड़े। डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम चाहिए था, हम थोड़ा सा हड़बड़ी में क्वेश्चन को टाइप करने में थोड़ा इधर उधर हो गया, जो सो क्वेश्चन को हम डाले बोर्ड के लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, अकेले कितना क्या करेंगे बच्चों, खुद अकेला इंसान है, तो ये सारे चीज़ों को हमको सुधारना है, ये हम देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन से क्लास को, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब इंटीग्रेशन को, सर इंटीग्रेशन बोलते हैं यार, प्रोबेबिलिटी आप लोग बोले थे, चलिए प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को देखेंगे और प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, जरा सा देख लेते हैं, फ़ोन चार्ज भी कम है तो जरा सा देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। क्या बोला गया, आइए मेरे साथ जरा प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, कैलकुलेशन आपका काम, मेरा काम नहीं, हम प्रोबेबिलिटी में सिर्फ बताएंगे, आप काम कीजिएगा। बोलता है एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंद है, कोई कलश है, एकदम दिमाग में शेप बनाइए, कोई कलश है, उस कलश में बोलता है क्या 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, बोलता है क्या एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसमें से तुमको एक बॉल निकालना है, तो बताओ तो एक बॉल जो निकलेगा उस बॉल का कौन सा कलर का होगा, क्या होगा बोलो जरा सा। गेटिंग ए रेड बॉल, गेटिंग रेड बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल, गेटिंग ए ब्लैक बॉल। सही या गलत बताइए पहले, 2 इवेंट बनेगा कि नहीं। एक क्लास से हमारे पास अर्न है, उसमें हमारे पास क्या है 5 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है। अब हम रेंडमली इससे एक बॉल निकाल रहे हैं, तो वो बॉल कौन सा होगा, रेड होगा या ब्लैक होगा। 2 कलर का गेंद है, 2 इवेंट बन गया, 2 कलर का गेंद है, 2 इवेंट बन गया, क्लियर। अब क्या कहता है लाइन बाई लाइन, बोलता है उसका रंग नोट करने के बाद ब्लैक आया या रेड आया, रंग को हम नोट कर लिए, डन। उसको क्लच में वापस रख देते हैं, यानी कि पहले 10 बॉल था, फिर से 10 बॉल ही हो गया। हम पहला बॉल 10 में से निकाले थे, रेड निकाले थे 5 में से, ब्लैक भी निकाले थे 5 में से, लेकिन टोटल 10 में से। ठीक है, चलिए अब बोलता है कि रख दिया जाता है, बोलता है साथ ही क्लच में उसी रंग की, बोलता है क्या, ध्यान से सुनिए, ये क्लच था, इसमें फल्ला फल्ला 2 कलर का गेंद है, हम रेंडमली एक गेंद निकाले। ठीक है, निकालने के बाद क्या कहता है कि उसके रंग को हम नोट किए, हर रंग को नोट करने के बाद फिर से हम इसमें रख दिए। अब रंग नोट किए थे ना, जिस रंग का आप बॉल निकाले थे, गेंद निकाले थे, बोलता है उसी रंग का 2 अतिरिक्त गेंद उसमें डाल दी जाती है। मतलब सर हम पहला बॉल निकाले 10 में से, जिसमें रेड 5 में से निकला होगा या ब्लैक 5 में से निकला होगा, क्लियर। अब निकालने के बाद उस गेंद को रखे, अब जब नोट किए थे ना, अगर लाल गेंद आया था, अगर क्या आया था लाल गेंद, तो लाल रंग का 2 गेंद इसमें एक्स्ट्रा डाल देंगे, या फिर अगर काला गेंद आया था तो काले रंग का 2 गेंद इसमें डाल देंगे।
यानी कि हमारा लाल बॉल भी आ सकता है और ब्लैक बॉल भी आ सकता है। जब लाल बॉल निकला था हमारा, तो लाल रंग का हम गेंद को 2 ठो डालेंगे, और अगर हमारा ब्लैक बॉल निकला था तो ब्लैक कलर का 2 बॉल एक्स्ट्रा डालेंगे। ठीक है, चलिए। तो बोलता है कि 2 बॉल एक्स्ट्रा डाल दिए। तो जब 2 बॉल एक्स्ट्रा डाले, तो अगर फर्स्ट बॉल रेड आया होगा, फर्स्ट बॉल रेड आया होगा, तो रेड बॉल कलर का 2 बॉल एक्स्ट्रा रखेंगे। यदि फर्स्ट बॉल हमारा ब्लैक आया होगा, तो हम ब्लैक कलर का 2 बॉल एक्स्ट्रा रख देंगे। यानी कि फर्स्ट बॉल अगर हमारा रेड आया होगा, तो रेड कलर का 2 बॉल, यानी रेड कलर का तब कितना हो जाएगा 7, तभी ब्लैक कितना रहेगा 5 ही। लेकिन ब्लैक कलर का अगर निकला होगा, तो ब्लैक कलर का क्या हो जाएगा 7, तभी रेड कलर कितना होगा 5। ठीक है, कब? जब हम लोग रेड कलर का बॉल एक्स्ट्रा डालेंगे तब। ठीक है, आइए। अब बोलता है कि तत्पश्चात, उसके बाद बोलता है एक गेंद फिर से निकाला जाता है रैंडम। अब देखिए, अब हम जो निकाल रहे हैं ना, तो अब हमारा कंडीशन क्या है? बोलता है कि हम क्या किए थे, एक बार फिर से पढ़ा रहे हैं। एक अर्न है, एक कलश है, उसमें 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक, हम रेंडमली इससे एक गेंद निकालें, तो वह गेंद रेड बॉल भी हो सकता है और ब्लैक बॉल भी हो सकता है। अब आप जिस कलर का बॉल निकाले हैं उसको नोट किए हैं, और उसी कलर का 2 बॉल उसमें डाल दिए हैं उसके साथ साथ। तो बताइए, अगर पहला बॉल आपका रेड बॉल आया था, पहला बॉल क्या आया था रेड बॉल, तो उसको रखने के बाद रेड बॉल का 2 गेंद एक्स्ट्रा रखिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। लेकिन तभी ब्लैक बॉल कितना होगा 5 ही। क्यों? क्योंकि पहला बॉल अगर रेड निकाले थे, तो रेड ही कलर का ना 2 बॉल रखिएगा, ब्लैक का तो नहीं रखिएगा। लेकिन क्या आप ये कंफर्म बोलिएगा पहला बॉल हमारा रेड ही आया था? नहीं, जब हमारा पहला बॉल अगर ब्लैक आया हो, पहला बॉल हमारा क्या आया हो ब्लैक आया हो, तो ब्लैक कलर का तभी 2 बॉल एक्स्ट्रा रखिएगा, तो ब्लैक कलर का 7 गेंद हो जाएगा, तभी रेड कलर कितना होगा 5 ही। क्योंकि या तो रेड कलर का 2 गेंद डालिएगा, या तो ब्लैक कलर का 2 गेंद डालिएगा, दोनों का तो नहीं डाल दीजिएगा। डन। अब बोलता है उसके बाद, अब दोनों में से जो भी 7 बॉल हुआ है, अगर रेड 7 हुआ है तो ब्लैक 5 होगा, अगर ब्लैक हमारा 7 हुआ है तो रेड 5 होगा। तो उसके बाद हमें एक बॉल निकालना है। कितना बॉल? एक बॉल निकालना है। तो निकाला जाता है और उसका कलर फिक्स कर दिया है कि हम दूसरा का गेंद जो निकालेंगे ना, वो लाले रंग का होगा। वो हमारा दूसरा का गेंद जो होगा वो लाले रंग का होगा, वो काले रंग का नहीं हो सकता है। तो हमें निकालने बोला गया है क्या? दूसरे गेंद का रंग लाल होना, इसका। ठीक है, सेकेंड बॉल इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज रेड। दूसरा गेंद लाल ही होना चाहिए। तो हम पहले पहला बॉल निकालते हैं। तो बोलिए, पहला बॉल हमारा क्या निकल सकता है? लाल। बोलिए, E1 नहीं बोलिएगा, E1 को पढ़िए। फर्स्ट गेंद का रंग क्या होना चाहिए? लाल। तो क्या हम पहला गेंद निकाल रहे हैं, तो पहला गेंद जो निकाल रहे हैं, बताइए, वो रेड कलर का भी हो सकता है या ब्लैक कलर का भी हो सकता है। सही या गलत? हम जो पहला गेंद निकाले थे रेंडम, वो लाल रंग का भी हो सकता है या फिर काले रंग का। या का मतलब प्लस। अगर हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्लस, और अगर सेट पढ़ रहे हैं तो यूनियन। ठीक है, तो पहला गेंद हमारा क्या निकलेगा? या तो रेड या तो ब्लैक हो गया। लेकिन हमें क्या बोल रहा है? दूसरा बॉल लाल ही होना चाहिए। तो दूसरा गेंद लाल ही होना चाहिए, तो क्या होगा? दूसरा गेंद लाल गेंद आना, तो लाल गेंद क्या है? E1 ही है ना। दूसरा गेंद हमारा क्या होना चाहिए? लाल ही होना चाहिए। देखो ना, दूसरी गेंद क्या होना चाहिए? लाल ही होना चाहिए। पहला गेंद तुम्हारा रेड है या ब्लैक है, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन सेकेंड बॉल इज रेड, दूसरा बॉल क्या आना चाहिए? लाल आना चाहिए। तो आइए हम पहला गेंद निकालते हैं। तो पहला गेंद निकालते समय टोटल बॉल कितना था? 10। E1 मतलब उस समय लाल गेंद कितना था? 5 गुना। अब हमारा बोलिए, पहला बॉल क्या आया है? रेड। बोलिए, पहला बॉल क्या आया है? रेड। तो अब रेड कलर का हम 2 गेंद इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए, तो टोटल गेंद रेड कितना हो गया? 7। हाँ, टोटल गेंद कितना हो गया? 5 7 12। तो दूसरा गेंद निकलेगा 12 में से,
और उस समय रेड बॉल कितना हो चुका है 7। या कैसे लिखे समझ में आया? पहला बॉल आप क्या निकाले थे? रेड। तो रेड निकाले थे, तो पहला बॉल रेड निकालते समय, पहला बॉल रेड निकालते समय, पहला बॉल रेड निकालते समय हमारे पास क्या था? टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था? 5 5 10। हर रेड बॉल कितना था? 5। लिख दिए। अब क्या बोला था? पहला गेंद जिस रंग का निकलेगा उसको रख करके उसी रंग का 2 एक्स्ट्रा गेंद रखना है। तो हमने रेड कलर का 2 एक्स्ट्रा बॉल रख दिया। तो रेड कलर का बॉल कितना हो गया? 7। तो 5 और 7 कितना हो गया? 12। और रेड बॉल ही सेकेंड निकालना है, तो अब रेड बॉल कितना हो चुका है? 7 हो चुका है। तो 7/12। चलिए, पहला कहानी खत्म। दूसरा कहानी, पहला बॉल क्या निकलना चाहिए? ब्लैक। E2 नहीं पढ़िएगा, E2 का कहानी पढ़िएगा। फर्स्ट बॉल क्या होना चाहिए? ब्लैक। तो बताइए, फर्स्ट बॉल निकालते समय टोटल बॉल था 10, उसमें ब्लैक कितना है? 5। अब पहला बॉल ब्लैक निकला, रंग नोट किए, उसको रखे, रखने के बाद फिर एक्स्ट्रा ब्लैक कलर का 2 बॉल रख दिए, तो ब्लैक कलर का कितना बॉल हो गया? 7। लेकिन बच्चों, जो हम दूसरा बॉल निकाल रहे हैं, तो वो दूसरा बॉल कितना में से निकलेगा? 5 और 7 12 में से। अब बताइए, दूसरा बॉल हमारा कौन सा निकल रहा है? लाल। तो लाल रंग का गेंद अभी भी कितना होगा? 5 का 5 ही। क्यों? क्योंकि जब ब्लैक बॉल निकलेगा तो ब्लैक बॉल बढ़ेगा, लेकिन हमको दूसरा बॉल निकालना किसका है? रेड ही निकालना है। क्या समझ में आया? इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार, समझे कि नहीं समझे? डिपेंड कर रहा है ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल पे, डिपेंड कर रहा है ये प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बॉल पे। ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड कर रहा है फर्स्ट बॉल पे कि फर्स्ट बॉल हमारा रेड है या फर्स्ट बॉल हमारा ब्लैक है। अगर फर्स्ट बॉल आपका रेड निकलता है तो रेड कलर का 2 गेंद बढ़ेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट बॉल ब्लैक निकल रहा है तो ब्लैक कलर का 2 बॉल बढ़ेगा। क्लियर है? लेकिन याद रहे, हम दूसरा का गेंद जो निकालेंगे वो लाल रंग ही निकालेंगे। दूसरा गेंद हमको ये नहीं कि काला है तो काला निकालना है और लाल है तो लाल निकालना है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका बन जाएगा प्रॉब्लम आसानी से। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए क्या बोलता है? एक थैला में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं, दूसरे थैला में 2 लाल और 4 काली गेंदें हैं। हमारे पास इस बार 2 ठो बैग है, दोनों में लाल और काला बॉल है, ठीक है। अब बोलता है दोनों में से एक थैला यादृच्छा चुना गया। जरा इस लाइन को पढ़ो, हम बॉल को इस बार नहीं चुन रहे हैं, इस बार बैग को चुन रहे हैं। तो कौन सा बैग आप सिलेक्ट कीजिएगा रेंडमली, कौन से थैला को यादृच्छा चुनिएगा। तो हमारे पास 2 थैला है, तो क्या लिखेंगे? सिलेक्टिंग ए फर्स्ट बैग E1, पहला थैला को चुनना, E2 सिलेक्टिंग ए सेकेंड बैग, दूसरे थैला को चुनना। क्योंकि हम बैग को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो हम बैग को ही चुनेंगे। दोनों में से चुन लिए। अब आगे बोलता है उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। अब जो थैला चुनोगे उसमें से एक बॉल को निकालो जो क्या है? लाल। अब एक बात बताओ, लाल बॉल तो पहलो थैला में है और लाल बॉल हमारा दूसरो थैला में है। तो दोनों घटना में जो हमारा कॉमन चीज होगा उसको एसोसिएटेड इवेंट कहते हैं। और एसोसिएटेड इवेंट क्या बोलता है? लाल गेंद का आना, गेटिंग ए रेड बॉल, गेटिंग ए रेड बॉल, लाल गेंद का आना। हम कैसे जाने ये हमारा एसोसिएटेड इवेंट है दोस्त? कैसे जाने ये एसोसिएटेड इवेंट है? हमने देखा कि हम दोनों थैला में से एक थैला को चुने थे, तो कौन सा थैला चुनेंगे? या तो पहला या तो दूसरा। हम चुन लिए, चुनने के बाद क्या बोलता है? मुझसे एक गेंद निकाल रहे हैं और जो लाल है, तो लाल रंग तो इसमें भी है या नहीं है? और दूसरा का थैला में भी है, तो दोनों में कॉमन बात हुआ कि नहीं?
तो जो बात दोनों घटना में कॉमन होगा उसी को एसोसिएटेड इवेंट बोलेंगे। जो दोनों घटना के साथ लिंक होगा, जुड़ा होगा, उसको एसोसिएटेड इवेंट बोलेंगे। तो कहता क्या है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वो लाल रंग का गेंद आया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि लाल रंग का गेंद आया, लेकिन वो कौन से थैले से निकला है? पहला थैला को क्या लिखे हैं? E1। नीचे का प्रायिक देखिए, नीचे वाला घटना दिया रहता है, ऊपर का प्रायिकता निकालते हैं। तो ये बताइए हमारा आराम से ये हमारा कंडीशनल फॉर्मूला लगा करके, सब चीज लगा करके, बेज थ्योरम अप्लाई करके आराम से बना सकते हैं। तो बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए इज इक्वल टू, तो देखिए दो घटना है ना, E1 बाई ए लिखा हुआ है, तो पहले कैसे लिखिएगा? ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू, इसको पलट दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 बट्टा कितना इवेंट है? 2 बार, तो 2 बार लिखिए। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। हो गया? तो एक एक करके निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्या E1? पहला थैला को चुनना। टोटल कितना थैला है? 2 ठो। उसमें पहला थैला के ठो है? 1 ठो। अगला बोलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 क्या है? दूसरा थैला को चुनना। तो टोटल थैला के ठो है? 2 ठो। उसमें दूसरा थैला के ठो है? 1 ठो। लिख दिए। अगला बोलिए। अब क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, ए बाई E1। बोलिए नीचे वाला दिया है, ऊपर वाला निकालना है। तो E1 को E1 पढ़ना है। पहला थैला को चुने तो लाल गेंद आया, इसका प्रायिकता। तो पहला थैला में टोटल गेंद कितना है? 8। उसमें लाल गेंद कितना है? 4। तो 4/8। बोलिए बच्चों, आराम से समझ में आया कि नहीं आया? पहला थैला में टोटल बॉल कितना है? 8। उसमें लाल बॉल कितना है? 4। तो बोलो 4/8 हो गया। अगला क्या यूज हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। चलिए E2 को पढ़िए। जब हम दूसरा थैला को चुने, ए को पढ़िए, तो लाल गेंद आया। E2 क्या है? दूसरा थैला को चुने तो ए क्या है? लाल गेंद आया, उसका प्रोबेबिलिटी। तो दूसरा थैला में कितना बॉल है? 6 और 2 8। उसमें रेड बॉल कितना है? 2। आ गया? सारा प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। लिखिए नाउ। फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट कीजिए। E1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई E1, ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, और वैल्यू रखने के बाद जो आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों थोड़ा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका है, हमको चार्ज करने का समय दे, फिर इसको हम वीडियो बनाते हैं। ठीक है? आगे प्रोबेबिलिटी क्लियर करेंगे, और आज जो बताएंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। वेट कीजिए, लास्ट वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का होगा, बस देख लेना है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग चाहें तो ट्राई कर सकते हैं अगले क्वेश्चन को। तब तक ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद सारा क्वेश्चन एकदम आसानी से बनाएंगे। एकदम ध्यान रखिएगा मेरे साथ। ठीक है? चलिए थोड़ा देर का समय दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, अगले प्रॉब्लम को देखते हैं प्रोबेबिलिटी का, और कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। क्या क्या है? चलिए लास्ट है, एकदम चीज़ों को समझेंगे आराम से। ठीक है? क्या क्या चीज़ें हैं उसको कंप्लीट करते हैं। बोलता है क्या? ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिएगा। लास्ट है, एकदम लास्ट है। बोलता है एक कॉलेज के विद्यार्थियों में से 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% दिन छात्र डे स्कॉलर। डे स्कॉलर का मतलब कि वो डेली स्कूल आते हैं फिर घर जाते हैं, मतलब नॉन हॉस्टलर है। ठीक है? क्या है? एक हमारा हॉस्टलर है जो हॉस्टल में रहते हैं, एक नॉन हॉस्टलर है जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। ये 2 प्रकार का आपके पास स्टूडेंट है। डन? चलिए, जब परसेंटेज दिया रहता है ना, तो परसेंटेज का मतलब प्रोबेबिलिटी है।
क्या है, प्रोबेबिलिटी। अब बोलता है कि आप पिछले वर्ष के परिणाम बताते हैं कि छात्रावास में रहने वाले सभी विद्यार्थियों में से 30% और दिन छात्र मतलब नॉन हॉस्टलर में 20% ने वार्षिक परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त किया। मतलब ग्रेड ए जो मिला है, जो डे स्कॉलर है यानी कि जो हमारा नॉन हॉस्टलर है, और दूसरा जो छात्रावास में रहता है यानी हॉस्टलर है, वो दोनों विद्यार्थी को ग्रेड ए मिल रहा है, यानी दोनों घटना में ग्रेड ए मिल रहा है। बोलता वर्ष के अंत में कॉलेज के एक विद्यार्थियों को यादृच्छा चुना गया। देखिए आपका घटना यही बनेगा। बोलता है कि वर्ष के अंत में कॉलेज के एक विद्यार्थी को यादृच्छा चुना गया। अब बताइए पूरे कॉलेज में हम रैंडम किसी स्टूडेंट को चुनेंगे तो वो कौन सा स्टूडेंट लिख लेगा? हॉस्टलर वाला लिख लेगा या नॉन हॉस्टलर लिख लेगा? जो छात्रावास में रहता है वो लिख लेगा या जो छात्रावास में नहीं रहता है वो लिख लेगा? है या नहीं है बताइए। जो स्टूडेंट अगर हम चुनेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, अगर हम चुनेंगे एक स्टूडेंट को वर्ष के अंत में चुन रहे हैं, जब वर्ष के अंत में एक स्टूडेंट को अगर हम चुनेंगे तो वो कौन सा स्टूडेंट हमारा आएगा? या तो वो स्टूडेंट हॉस्टल में रहता होगा या हॉस्टल में नहीं रहता होगा। तो हमारे पास इवेंट कितना बनेगा? 2। स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं। एकदम देखिएगा, एकदम यहीं से क्लियर कर देंगे। और स्टूडेंट्स आर नॉन हॉस्टलर, विद्यार्थी स्टूडेंट्स आर नॉन हॉस्टलर, विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहते हैं। फिर से मेरे बात को सुनिएगा। क्या है इवेंट? स्टूडेंट्स आर हॉस्टलर, और इवेंट E2 जो होगा स्टूडेंट्स आर नॉन हॉस्टलर। ठीक है, चलिए अब कहता क्या है कि विद्यार्थी हॉस्टल में रहे या हॉस्टल में नहीं रहे तो भी उसको क्या मिल रहा है? ग्रेड ए। यानी क्या? ग्रेड ए दोनों में हमारा एसोसिएट है कि नहीं? तो दोनों में एसोसिएट है तो बोलिए ए इज इक्वल टू, ए नहीं लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि ए नाम दे चुका है, ग्रेड ए में ए नाम आ चुका है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स। एक्स इज इक्वल टू एसोसिएटेड इवेंट होगा गेटिंग ए ग्रेड ए, गेटिंग ग्रेड ए, ग्रेड ए का आना, गेटिंग ग्रेड ए का आना। ये एसोसिएटेड इवेंट का काम क्यों किया? क्योंकि जब स्टूडेंट हॉस्टलर है यानी छात्रावास में रहता है तो भी उसको ग्रेड ए मिल रहा है, और नॉन हॉस्टलर है, डे स्कॉलर है यानी वो हॉस्टल में नहीं रहता है तो भी उसको ग्रेड ए मिल रहा है। मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? दोनों केस में उसको हमारा क्या मिल रहा है? ग्रेड ए मिल रहा है। यानी दोनों इवेंट में एसोसिएट है, जुड़ा है, लिंक है, इसलिए इसको एसोसिएटेड इवेंट बोले। तो बोल रहा है क्या? तो हमारा क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुनिए। बोलता है क्या? उसको ग्रेड ए प्राप्त हुआ, तो ग्रेड ए जो मिला उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, लिख दिए। उसे ग्रेड ए प्राप्त किया तो उसको क्या लिखते हैं? जो ये दिया है ना उसको डिनोमिनेटर में। तो प्रायिकता ज्ञात करना है कि वह विद्यार्थी कहाँ रहता है? छात्रावास में। तो छात्रावास में रहता है, उसको क्या माने हैं? E1। इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? जरा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। उल्टा, इसको उल्टा के लिखना है। अब कितना इवेंट है? 2 ना, तो 2 बार लिखिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। अब सबका प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। चलिए बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है? पढ़िए। विद्यार्थी छात्रावास में रहता है कितना परसेंट? 60%, तो 60/100। अगला बोलिए। विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहता है यानी डे स्कॉलर है, कितना? 20%।
अब क्या कहता है कि स्टूडेंट हॉस्टल में छात्रावास में रहता है तो उसे ग्रेड ए मिला, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है कितना परसेंट, 30% हो गया। अब बोलता है क्या कि स्टूडेंट नन हॉस्टलर है, यानी छात्रावास में नहीं रहता है। हे ए कैसे लिख दिया भाई, ए नहीं होगा ना, रुक जा, ए नहीं होगा ना, एक्स लिखे ना, थोड़ा सा रुक जाओ, ए का लत लगा हुआ है, ए को हटा देते हैं, कहीं भी ए नहीं होगा। एसोसिएटेड इवेंट को अब क्या माने हैं, ई ना माने हैं, यहां एक्स ठीक है, ई लिखे, क्या होगा एक्स एक्स एक्स, क्यों एसोसिएटेड इवेंट को एक्स माने हैं, यहां भी एक्स यहां भी एक्स। तो नन हॉस्टलर है फिर भी ग्रेड ए मिला कितना, 20% को मिला। ओए ये 40% दिया हुआ है, क्या है 40% जो है वो नन हॉस्टलर है। अब बोलिए, अब फॉर्मूला लिख करके सेम टू सेम, अब इसी तरह से फॉर्मूला को लिख करके फिर से फॉर्मूला को लिख करके कि आप सारे वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। बोलिए सारे वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, सकेगा कि नहीं? इस फॉर्मूला को यहाँ लिख करके सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, बनेगा या नहीं बनेगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बोलता है क्या, एक एमसीक्यू टाइप का परीक्षा में एक प्रश्न के उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो उत्तर जानता है, नो दी आंसर, या फिर वो अनुमान लगाता है, मतलब गेस करता है। ठीक है, क्या बोलता है कि एक विद्यार्थी ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो दो कंडीशन है, या तो वो आंसर जानता है आप लोगों के जैसा, या फिर वो गेस करता है आप लोगों के जैसा। एग्जाम में वही कीजिएगा, हमको पता है, जो नहीं जानते वो गेस करेंगे, हर जो जानते हैं उसको बना देंगे। ठीक है, उसके बाद बोलता है मान लीजिए कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता, मतलब वो उत्तर जान रहा है, आंसर क्या आ रहा है, जान रहा है, उसका प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। तो यह मानते हुए कि एक विद्यार्थी जो अनुमान लगाता है, क्या लगाता है, अनुमान लगाता है, ठीक है, तो उसके उत्तर सही होने की प्रायिकता 1/4 है। अगर अनुमान लगा रहा है तो उत्तर सही दे रहा है, बात को सुनिएगा, अगर अनुमान लगा रहा है तो उत्तर सही दे रहा है, और जब वो उत्तर जानता है तो भी सही देगा। बोलिए, जब आप उत्तर जानते हैं तो क्या गलत जवाब दीजिएगा, सही जवाब दीजिएगा, और अनुमान लगा रहा है तो भी सही उत्तर दे रहा है, मतलब जानने पर भी सही उत्तर दोगे और अनुमान लगाने पर भी सही उत्तर दोगे। तो सही उत्तर देना एसोसिएटेड इवेंट होगा या नहीं होगा? एसोसिएटेड बोलता है यदि विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर देता है, तो यहां पर हमारा बोलिए इवेंट क्या बनेगा, 2 ठो इवेंट। E1 क्या, स्टूडेंट नो दी आंसर, बोलेंगे विद्यार्थी उत्तर जानता है, स्टूडेंट्स नो दी आंसर, और E2 स्टूडेंट गेसेस द आंसर। अनुमान लगाता है। बच्चों लास्ट क्लास है, ठीक है, ये लास्ट क्लास है, एकदम देख लीजिए, और यहां से जो भी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं सारा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। और क्या होगा, राइट आंसर, बोलता सही उत्तर का देना। राइट आंसर, सही उत्तर का देना। तो बोल रहा है क्या, ध्यान से सुनिए, बोलता है कि सही उत्तर देता है, सही उत्तर देता है, सही उत्तर दे दिया, जो हमें मालूम है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, और जो ज्ञात करना है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। सही उत्तर दे दिया, तो बोलता है कि वो उत्तर जानने की प्रायिकता क्या है, उत्तर जानता है उसको क्या माने, E1, और जिसका प्रायिकता निकालना है उसको न्यूमरेटर में। जो हमें दिया है, जो हम जानते हैं उसको गला बैठ गया,
देखिए, जो हम जानते हैं मतलब दिया है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं और जिसका प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके फॉर्मूला को पहले लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए, अभी तो कई बार लिख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, फिर इसको पलटा देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। अब कितना इवेंट है, दो ना, तो दो बार लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। हो गया। चलिए अब निकालते हैं एक एक करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या बोलता है, तो पढ़िएगा एक बार ध्यान से। बोलता मान लीजिए कि उसके सही उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है, तो सही उत्तर जानता है E1 है, तो E1 का प्रायिकता कितना है 3/4। नो दी आंसर का प्रोबेबिलिटी कितना है 3/4। उसके बाद बोलता है अनुमान लगाने का, तो अनुमान लगाता है और सही उत्तर देता है, उसका प्रायिकता, अनुमान लगाने का प्रायिकता कितना दिया है 1/4। अब क्या कहता है कि सही उत्तर जानता है, E1 क्या है, सही उत्तर जानता है, तो सही उत्तर देगा, तो वो सही उत्तर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है, जब तुम उत्तर जानते हो तो सही उत्तर दोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना 1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई तुक्का ही नहीं चलेगा। भाई मैं जान रहा हूं तो सही उत्तर दूंगा, मैं जान रहा हूं तो सही उत्तर दूंगा। अगला आ जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, जब वो अनुमान लगाता है, जब वो अनुमान लगाता है तो वो सही उत्तर देता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई है, जब वो अनुमान लगाता है, बोलो, जब वो अनुमान लगाता है तो उसके सही उत्तर होने की प्रायिकता कितना दिया हुआ है 1/4। अब बताइए, अब क्या कीजिएगा, जल्दी बताइए बच्चों। इस फॉर्मूला को लिखिएगा और सबका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, आइए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। चलिए देखते हैं, वैसे कुछ है नहीं, कुछ खास नहीं है, आसानी से सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। बोलता है कि 3 सिक्के दिए गए हैं, कितना सिक्का, 3 सिक्का, समझिएगा थोड़ा, हाँ आसानी से जरा समझिएगा। कितना सिक्का है, 3 सिक्का। ये है फर्स्ट सिक्का, ये है सेकेंड सिक्का और ये है थर्ड सिक्का। 3 सिक्का दिया यानी 3 इवेंट बनेगा। ठीक है, अब बोलता है क्या कि एक सिक्के के दोनों ओर चीथ ही है, दोनों ओर हेड है, दिखला दिए। बोलता है एक सिक्के पर 75% टाइम चीथ आता है, मतलब हेड आता है, कितने बार 75% टाइम। ठीक है, तो 25% टाइम टेल आता होगा, यानी हेड और टेल दोनों है। चलिए उसके बाद बोलता है तीसरा सिक्का अनभिन्नत है। अनभिन्नत मतलब एकदम क्लियर है कि जितना टाइम हेड आता है उतना ही टाइम टेल आता है। क्या कहता है, उतना ही टाइम टेल आता है। हमारे पास कितना सिक्का है 3। एक सिक्का में बोथ साइड हेड है, एक सिक्का में हेड 25% टाइम आ रहा है, और एक अनभिन्नत है। मतलब क्या, यहाँ देखिए क्या है, अनभिन्नत है, यानी क्या, जितना टाइम्स हेड आने का चांस है उतना ही टाइम टेल आने का चांस है। ठीक है, कोई दिक्कत है। थर्ड इज अनबायस्ड, ये बायस्ड नहीं है, अनबायस्ड है, मतलब जितना हेड आएगा उतना ही टेल आएगा। डन है। अब क्या कहता है, ये तीनों सिक्का में, अब क्या कहता है, तीनों सिक्का में से एक सिक्का यादृच्छिक चुना जाता है। तो बताइए, जब तीनों सिक्का में हम एक सिक्का को सिलेक्ट करेंगे तो कौन से सिक्का को सिलेक्ट कीजिएगा, या तो फर्स्ट कॉइन होगा, या तो सेकंड कॉइन होगा, या तो थर्ड कॉइन होगा। तो हमारा यहां इवेंट क्या होगा, पहला सिलेक्टिंग फर्स्ट कॉइन, पहला सिक्के को चुनना,
E2 क्या होगा, सिलेक्टिंग सेकेंड क्वाइन, दूसरा एकदम मजे के साथ बनेगा, रुकिए ना, कोई टेंशन नहीं है, और E3 तीसरा सिक्के को चुनना। हो गया, हमने एक क्वाइन को चुन लिया, सिलेक्टिंग फर्स्ट क्वाइन, सिलेक्टिंग सेकेंड क्वाइन, सिलेक्टिंग थर्ड क्वाइन, हो गया। अब बोलता है और उछाला जाता है, तो बताओ उछाला जाता है यदि वह चीत दिखता है, यानी हेड शो होता है। हम उछाले और हेड शो हुआ, मतलब इसमें भी हेड है, इस क्वाइन में भी हेड का बात हो रहा है, और इस क्वाइन में भी हेड और टेल दोनों का बात हो रहा है, बट हेड का बात हो रहा है कि नहीं। तो तीनों क्वाइन में हेड दिख सकता है या नहीं दिख सकता है। आप तीनों क्वाइन में टेल नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां टेल नहीं दिख रहा है, बट तीनों क्वाइन में हमारा हेड शो हो सकता है कि नहीं, बोलो हो सकता है। तो एसोसिएटेड इवेंट क्या होगा, गेटिंग चीत, गेटिंग हेड, गेटिंग हेड, चीत का आना। तो क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, हमें चीत दिख रहा है, हमें बोला क्या दिख रहा है, हेड हमें शो हो रहा है, तो वो हमारा प्रायिकता निकालना है। तो दोनों चीत वाला सिक्का था, तो दोनों चीत वाला सिक्का कौन सा सिक्का है, फर्स्ट क्वाइन। तो फर्स्ट क्वाइन के लिए हमारा कौन सा घटना है, E1 इज इक्वल टू व्हाट। क्या समझ में आ गया बच्चों? तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए। अब सुनिए, इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, उल्टा के लिखेंगे। इस बार 2 बार नहीं, इस बार इवेंट कितना है, 3, तो 3 बार लिखना होगा। क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। मेरे पास स्पेस नहीं था, आप एक ही लाइन में तीनों को लिखिएगा, ठीक है, एक ही लाइन में तीनों को लिखिएगा, एक ही लाइन में डिनोमिनेटर में। क्लियर है? 3 बार क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास 3 ठो इवेंट है, इसीलिए। क्या पूरा कहानी समझ में आ गया? दोनों सिक्के वाले चीज को हम लोग क्या लिए हैं बताओ, फर्स्ट क्वाइन, इसीलिए हम लिखे यहाँ पे दोनों साइड हेड आता है, लेकिन वो पहला सिक्का है। डन। चलिए अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहला सिक्का को चुनना, तो टोटल सिक्का कितना है, 3, इसमें पहला सिक्का कितना है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E2 बोलिए, दूसरा सिक्का को चुनना, टोटल सिक्का है 3, दूसरा सिक्का है केवल 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या होना, टोटल सिक्का है कितना, 3, जिसमें तीसरा सिक्का के ठो है, 1 ठो, तो 1/3। डन है। आइए अब बोलता है क्या, हम पहला सिक्का को चुने और क्या आ गया, हमें हेड दिख गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 1। क्यों? क्योंकि दोनों साइड हेड ही है, हेड ही आएगा। E1, हम पहला सिक्का को चुने और क्या आया, हेड आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, E1। आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम दूसरा सिक्का को चुने और हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है बताइए, 75%, मतलब 75/100। ठीक है। अगला बताइए, हम तीसरे सिक्का को चुने और हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तीसरे सिक्के को चुने और हेड आया, किधर, अरे हाँ, तीसरे सिक्के को चुने और हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इक्वल है, तो 1/2। तो बताइए क्या आप फॉर्मूला को रख दीजिएगा, क्या इस फॉर्मूला में रख दीजिएगा, सारा का वैल्यू रख दीजिएगा कि नहीं। पहले क्या लिखिएगा, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A लिख लीजिएगा फॉर्मूला, और सबका वैल्यू क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है क्या, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन के बाद क्या बोल रहा है, बोलता है कि एक बीमा इंश्योरेंस कंपनी है जो 2000 स्कूटर चालक, स्कूटर ड्राइवर का
4,000 कार चालक कार ड्राइवर का प्लस 6,000 ट्रक ड्राइवर का क्या करता है, इंश्योरेंस करता है, बीमा करता है। तो 2 4 6 6 12,000 का ये बीमा कर दिया। तो नंबर ऑफ सैंपल हो गया इतना, बोलिए नंबर ऑफ सैंपल कितना हो गया, 12,000। अब आगे बोलता है दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता। तो दुर्घटना किसका हो सकता है, कार चालक का, स्कूटर चालक का भी, कार चालक का भी और ट्रक चालक का भी। यानी एसोसिएटेड इवेंट या क्या होगा, एक्सीडेंट होना, बोलो दुर्घटना होना। क्लियर है। बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी एंड एक्सीडेंट आर, बोलता है कि एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, तीनों को दुर्घटनाग्रस्त होना इसकी प्रायिकता दिया हुआ है। यानी एसोसिएटेड इवेंट क्या होगा, क्या, दुर्घटनाग्रस्त होना। क्लियर है। अब बोलता है क्या, दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता दिया हुआ है। बोलता है क्या, बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मतलब जो हमारा आवाज़ थोड़ा दब गया है बच्चों, देखिएगा आवाज़ ज़्यादा देने के कारण, लगातार बोलते रहने के कारण। बोलता है क्या कि जो हमारा इंश्योरेंस कराया था, कार चालक, ट्रक चालक या स्कूटर चालक, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो बताए एक्सीडेंट किसका होगा, तीनों में से किसी एक का। तो इवेंट क्या बोलेगा, बोलो। सबसे पहले स्कूटर चालक का बीमा होना, इंश्योर हो रहा है ना सभी, सबसे पहले। उसके बाद A2 कार चालक का बीमा होना, इंश्योर्ड कार ड्राइवर, इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर, इंश्योर्ड ट्रक ड्राइवर, ठीक है। एसोसिएटेड इवेंट क्या होगा, एसोसिएटेड इवेंट क्या होगा, दुर्घटनाग्रस्त। तो बोलो क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालने बोला कि एक्सीडेंट हो जाता है। क्या बोला, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वह क्या है, स्कूटर चालक कौन है, E1, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अब बताइए तो जरा सा, तो आप लोग सभी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई ए का फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या होगा बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। हमारे पास देखिए यहाँ 3 इवेंट है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E3। लिख दीजिएगा। लिखने के बाद बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पढ़िए, स्कूटर चालक का इंश्योरेंस होना। तो टोटल चालक कितना है, 12,000। उसमें से स्कूटर चालक कितना है, 2,000। फिर बताइए कार चालक का टोटल कितना है, 12,000। उसमें से कार चालक कितना है, 4,000। ये सब आप कैंसिल कीजिएगा, हम नहीं। फिर बोलिए ट्रक चालक टोटल कितना है, 12,000। हर ट्रक चालक कितना है, 6,000। अब देखिए क्या बोलता है, फिर से सुनिए। बोलता है क्या, स्कूटर चालक ने अपना इंश्योरेंस करवाया और बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। उसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.01। हम नहीं बोल रहे हैं, दिया हुआ है। तीनों का दुर्घटना होने का, एक्सीडेंट होने का। बेचारा स्कूटर चालक ने अपना इंश्योरेंस करवाया और उसका एक्सीडेंट हो गया। सिमिलर फिर से कार चालक ने अपना कार चालक ने अपना इंश्योरेंस कराया और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, 0.03।
और उसके बाद ट्रक चालक ने अपना इंश्योरेंस करवाया और उसका एक्सीडेंट हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? 0.15। बोलिए क्वेश्चन आसानी से बनेगा आपका कि नहीं बनेगा? बोलिए बच्चों, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या कीजिएगा, अब फॉर्मूला में क्या इसको बैठा दीजिएगा, फॉर्मूला में बैठा दीजिएगा बच्चों। चलिए हम लोग अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं एक। चलिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को एक देखते हैं, उसके बाद आगे होगा तो पीछे बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है एग्जाम के लिए इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम को आप देख लें। बोलता है 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खो गया। ले, पहले एक पत्ता खो गया, यानी कि 52 कार्ड था, ठीक है, इसमें से एक कार्ड खो गया, यानी 51 कार्ड। यानी क्या बच्चों, अगर हम कार्ड निकालेंगे अब इससे, तो सबसे पहला कार्ड जो निकलेगा वह 51 में से निकलेगा। जब इस गड्डी से हम कार्ड निकालेंगे तो कार्ड हमारा कितना में से निकलेगा? पहला कार्ड 51 में से निकलेगा। 52 में से पहला कार्ड नहीं निकलेगा। जब निकालेंगे तब बात करेंगे तो 52 कार्ड में से, लेकिन जब इस कार्ड में से निकालेंगे ना तो 52 में से नहीं निकलेगा, 51 में से निकलेगा। क्यों? बोलता है क्या 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो गया। बोलता है 52 ताश का पत्ती है, उसमें से एक पत्ता खो गया, लॉस्ट, ये खो गया। बोलता है गड्डी के शेष पत्तों में से, बोलता है 51 पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यानी क्या 52 में से 2 पत्ता नहीं निकाला जा रहा है, 51 में से 2 पत्ता निकाला जा रहा है। तो पहला कार्ड का जो पत्ता निकलेगा वो 51 में से, और दूसरा पत्ता जो निकलेगा वो 50 में से निकलेगा कि नहीं? पहले एक पत्ता खो गया, टोटल पत्ता था 52, पहले एक पत्ता खो गया तो बचा 51। अब 51 में से हम 2 पत्ता निकाल रहे हैं, तो पहला पत्ता जो निकलेगा वो 51 में से निकलेगा, और दूसरा पत्ता जो निकलेगा वो 50 में से निकलेगा। डन। अब क्या कहता है, निकाले जाते हैं जो दोनों हुकुम के पत्ते पाए जाते हैं। किसके पत्ते? हुकुम के पत्ते पाए जाते हैं। किसके पत्ते? हुकुम के पत्ते पाए जाते हैं। ठीक है, यहां हुकुम लिख दिया, डायमंड का पत्ता, ये लिख दिया डायमंड का पत्ता। हुकुम का पत्ता पाया जाता है तो कोई बात नहीं है, गेटिंग हमारा जो पत्ता दोनों निकाल रहे हैं ना वो हुकुम का पत्ता निकालते हैं। तो सबसे पहले डायमंड बोले या हुकुम बोले? ठीक है, आओ यहां पर देखो, ये डायमंड को हम समझते हैं, ये हुकुम का पत्ता बोलेगा या डायमंड? डायमंड का टोटल पत्ता होता है 13। कितना पत्ता होता है? 13। ठीक है, तो डायमंड का टोटल 13 पत्ता होता है हमारे पास। कितना पत्ता बच्चों? टोटल 13 पत्ता होता है डायमंड का। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। तो बोलता है क्या कि दोनों पत्ता हम जो निकालेंगे, ये दोनों पत्ता जो होना चाहिए, ये दोनों पत्ता हमारा डायमंड का होना चाहिए। दोनों पत्ता हमारा डायमंड का होना चाहिए। ठीक है, हम हिंदी को छोड़ देते हैं, हिंदी नहीं समझ में आता तो यहाँ डायमंड को समझिए। दोनों पत्ता किसका होना चाहिए? डायमंड का। ठीक है, हम 2 पत्ता निकाल रहे हैं, फिर से सुनिए। बोलता है 52 ताश का पत्ता है, एक पत्ता खो गया। अब खो जाने के बाद कितना बचेगा? 51। तो 51 में से हम 2 पत्ता निकाल रहे हैं, और दोनों पत्ता हमारा डायमंड का है। दोनों पत्ता हमारा किसका है? डायमंड का है। डन यहां तक? चलिए, अब जैसे दोनों पत्ता डायमंड का है तो अगला कहानी क्या बोल रहा है, फिर से सुनिए। बोलता है खोए गए पत्ते का, इसको डायमंड ही बोल रहे हैं हम, हुक्म छोड़ देते हैं। खोया गया पत्ता डायमंड के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो पत्ता खो गया वो डायमंड का ही पत्ता है, इसका हमें प्रायिकता निकालना है। जो पत्ता खो गया वो डायमंड का ही पत्ता है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक बात बताइए ना हमें, जब पत्ता खोया है, जो पत्ता खोया है, तो वो पत्ता डायमंड का है या नहीं है, हमें पता है? बताइए पहले। तो यहां 2 इवेंट बनेगा, डायमंड का पत्ता आना, हम इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, जो रहेगा वहां लिख लेना। डायमंड का ईंट का पत्ता जिसको बोलते हैं, डायमंड का पत्ता आना बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यार ये, बहुत। और दूसरा क्या बोलेंगे? जिसको ईंट का पत्ता कहते हैं, यहां हुकुम लिखा हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ईंट का पत्ता। ईंट, ईंट हिंदी में ईंट कहते हैं।
तो ईंट का पत्ता आना और ईंट का पत्ता नहीं आना। गेटिंग ए डायमंड कार्ड, गेटिंग ए नॉट डायमंड कार्ड, डायमंड का पत्ता नहीं आना। लिख दिए। अगला एसोसिएटेड इवेंट क्या बोलता है, एक कार्ड लॉस्ट हो जाता है, एक कार्ड लॉस्ट, एक कार्ड क्या हो जाता है, खो जाता है, एक पत्ता खो जाता है। तो वो पत्ता किसका खोया ये तो हमें नहीं बताया गया है, तो बोलो एक पत्ता का खो जाना। जब एक पत्ता खो जाता है तो हम दो पत्ते को निकालते हैं, एक पत्ता खो जाता है तो दो पत्ते को निकालते हैं, लेकिन दोनों ईंट का ही है। दोनों किसका है, ईंट का ही है। दोनों पत्ता किसका है, ईंट का ही है। क्लियर है बच्चों? चलिए यहां पर आइए। तो बोला गया क्या हमें, बोलता है क्या पत्ता हमारा खो गया, सॉरी वहां पत्ता कहां खोया है, पत्ता हमारा खो गया तो वो पत्ता हमारा डायमंड का ही है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमारा क्या हुआ, एक पत्ता खो गया तो जो खोया हुआ पत्ता है, बोलता खोए हुए पत्ते किसका होना, हुकुम का ही पत्ता है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। खोया गया पत्ता किसका है, हुकुम का ही है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। डन, चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले दो इवेंट है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, दो बार लिखना है, दो इवेंट है तो लिख दिए। अब लिखने के बाद एकदम ध्यान दीजिएगा, अब लिखने के बाद एक एक करके हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डायमंड का पत्ता आना, डायमंड का टोटल पत्ता कितना होता है 13, डायमंड का टोटल पत्ता कितना है 13, और कितना में से 52 में से। अभी पत्ता खोया नहीं है ना भाई, पत्ता खोएगा तो हम दो पत्ता निकालेंगे, अभी खोया नहीं है। अभी हम बोल रहे हैं कि डायमंड का पत्ता आया है, तो जो पत्ता अभी डायमंड का पत्ता हम निकाले हैं तो ना वो खोएगा। अभी हम निकाल रहे हैं तो डायमंड का पत्ता कितना में से निकालेंगे, 52 में से निकालेंगे। और जब वो पत्ता खो जाएगा तब हम 51 में से बात करेंगे और दो पत्ता निकालेंगे। अभी हम पत्ता निकाले, खो गया, तो डायमंड का पत्ता यहां निकाले, उसके बाद डायमंड का पत्ता नहीं आना। तो बोलो 52 में से 13 टू डायमंड का पत्ता हुआ, 13 टू डायमंड का पत्ता हुआ, तो शेष जो होगा वो डायमंड का पत्ता नहीं होगा। 39/52 बोलिए, 39 प्लस 13 ही ना 52 होता है, तो 13 तो डायमंड का था, तो जो शेष बचेगा वो डायमंड का नहीं होगा, तो शेष कितना बच गया 39। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, पत्ता आया, भाई ये डायमंड का था खो गया, पत्ता आया डायमंड का था खो गया, ये पत्ता खो गया, तो जैसे खो गया तो हम क्या बोलेंगे, डायमंड का पत्ता आया और वो पत्ता खो गया। तो अब हमें कितना पत्ता निकालना है, एक पत्ता निकालना है कि दो पत्ता, बताइए। जब पत्ता हमारा खो जाता है तो शेष से दो पत्ता निकालते हैं, कितना पत्ता, दो पत्ता, लेकिन दोनों पत्ता किसका होना चाहिए, डायमंड का ही, ईंट का ही होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। तो बताइए बच्चों, हम डायमंड का पत्ता टोटल कितना होता है 13, हम डायमंड का पत्ता निकाले, E1 बोलो, डायमंड का पत्ता आया और एक क्या हो गया, वो पत्ता खो गया। डायमंड का पत्ता टोटल कितना होता है 13, डायमंड का पत्ता आया और वो पत्ता खो गया, तो 13 में से एक का नुकसान हो गया, तो कितना बचा 12, और 52 में से एक का नुकसान हुआ तो कितना बचा 51, तो 51 में से ही दोनों पत्ता निकलेगा। तो पहला पत्ता 51 में से निकलेगा, लेकिन उस समय ईंट का कार्ड, डायमंड का कार्ड कितना होगा 12, क्यों, क्योंकि जो पत्ता खोया है ना वो डायमंड का ही है। तो टोटल 13 ठो डायमंड का होता है, एक ठो घट गया, तो कितना बच गया 12 ठो। अब अगला निकालेंगे, तो अगला बताइए, 51 में से एक कार्ड निकल गया, तो अगला कार्ड कितना में से निकलेगा 50 में से। हाँ, टोटल डायमंड कार्ड कितना था 12 में से एक तो निकल गया, फिर यहाँ तो क्या तो बचा 11, तो क्या होगा 11/50 होगा या नहीं होगा, बताइए। दो बार क्यों लिखे सर, क्योंकि हम दो तो कार्ड निकाल रहे हैं डायमंड का, इसीलिए दो बार लिखे। अगला बोलिए, डायमंड का पत्ता नहीं आया
और पत्ता खो गया। इस बार क्या बोला, डायमंड का टोटल कार्ड कितना, 13, कितना 13। लेकिन इस बार बोले E2, डायमंड का पत्ता नहीं आया ए, लेकिन वो खो गया। तो खो गया तो खोने दो, 52 में से एक खो गया तो कितना बचा, 51। अब 51 में से 2 पत्ता निकालेंगे, बोलो कितना पत्ता निकालेंगे, 2। तो पहला पत्ता कितना में से निकलेगा, 51 में से। दूसरा पत्ता कितना निकलेगा, 50 में से। अब बताओ जो खोया पत्ता है वो डायमंड का है, नहीं है। तो डायमंड का नहीं है तो पहला पत्ता बताइए, डायमंड 13 का 13 होगा कि नहीं, बोलिए। E2 लिखा हुआ, E2 क्या डायमंड का है, जब डायमंड का आया ही नहीं है तो डायमंड का खोएगा नहीं। जब डायमंड का पत्ता खोया ही नहीं है तो वो 13 का 13 तो एकदम सेफ है। तो पहला कार्ड 13 डायमंड में से निकलेगा और दूसरा कार्ड 12 डायमंड में से निकलेगा। सही या गलत, पहला कार्ड 13 डायमंड में से और दूसरा कार्ड 12 डायमंड में से निकलेगा। तो अब बताइए फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, अब फॉर्मूला लगा के निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ गया। मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि कुछ बोला जाए, आप बना लीजिएगा, उससे ज़्यादा और कुछ प्रोबेबिलिटी का नहीं, बस इतना ही लास्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख ले, रट ले, क्या कीजिएगा कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है। तो बच्चों आज 12th का हम यहीं पे सभा समाप्त करते हैं। आप लोग कल एकदम स्वच्छ मन से, साफ मन से, एकदम ध्यान से 12th का एग्ज़ाम दें। मैथ्स पेपर का दिमाग में ज़्यादा लोड ना लें, एकदम सिंपल सा मूड में जाएं, हमको सारा बनाना है। और याद रखिएगा हड़बड़ नहीं कीजिएगा, जितना आराम से लिखिएगा आपका दिमाग उस तरह चलता जाएगा। तो हड़बड़ा के नहीं लिखना है, अपने अंदर पेशेंस रख करके बनाना है और ज़बरदस्त एग्ज़ाम लिख करके आना है, एकदम गर्दा उड़ा के आना है। ठीक है बच्चों, आइए कल एग्ज़ाम दे करके फिर हम लोग देखते हैं लाइव सेशन में कैसा गया एग्ज़ाम, हम पूछेंगे। और बच्चों एग्ज़ाम जैसा भी जाए, एक कमेंट, अगर आपके पीछे मेहनत किए हैं ऐसा लगता है आपको, तो कमेंट नहीं, हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा एग्ज़ाम गया। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से हम विदा लेंगे फाइनली। अब हम 12th का पढ़ाने वाले नहीं हैं, अब आप लोग आगे चलिए, अपने भविष्य किया एकदम स्वर्णिम अक्षरों से लिखे अपने भविष्य को। ठीक है बच्चों, बाय बाय, चलिए निकलते हैं।